नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश बोलेगा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सुप्रीम कोर्ट के लाख सख्ती के बाद भी रैगिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रैगिंग जिसको लेकर न जाने कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितने छात्रों को कॉलेज छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन रैगिंग का जन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक कर सामने आज आकर खड़ा हो जाता है। सवाल यही है और आज देश इसी पर बोलेगा, आखिर कब खत्म होगा रैगिंग का ये जिन। तो सुप्रीम कोर्ट की लाख सख्ती के बाद भी रैगिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रैगिंग जिसको लेकर न जाने बहुत से छात्र ने आत्महत्या की, पढ़ाई छोड़ दी और कॉलेज जाने से अब डरते हैं छात्र, लेकिन रैगिंग का जिन फिर आकर सामने खड़ा हो जाता है। इसी सवाल को हम हर रोज करते हैं जब भी रैगिंग का कोई मामला आता है और हम उस मामले को उठाते हैं कि आखिर रैगिंग क्यों होती है, क्यों की जा रही है। और रैगिंग भी इस तरह की रैगिंग की एक लड़के को पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसका पूरा का पूरा पीठ पूरी नीली दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हो या बाहरी प्रशासन हो, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर बात करेंगे रैगिंग पर। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी जारी है रैगिंग का कहर। एनआईयू में फिर आया रैगिंग का मामला। जूनियर छात्र की सीनियर छात्रों ने की पिटाई। आखिर कब खत्म होगा रैगिंग का जिन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी रैगिंग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा के एनआईयू का है, जहां पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र की बेरहमी से पिटाई की। छात्र को बेल्ट और डंडों से पीटा गया। हालांकि घटना 30 सितंबर की है और अब इस मामले का खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में स्थित आर्यन छात्रावास में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। एनआईयू के सीनियर छात्रों ने 30 सितंबर की रात 10 बजे से लेकर देर रात 2 बजे तक पीड़ित छात्र के साथ रैगिंग की। उसको बेल्ट और रॉड से बुरी तरह पीटा। पीड़ित छात्र की माने तो पूरे घटनाक्रम का सीनियर छात्रों ने वीडियो बनाया। अपने साथ हुई घटना की जानकारी पीड़ित छात्र ने अपने परिजनों को बताई। पीड़ित छात्र के परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र कानपुर के तिलक नगर का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से बीटेक ऑटोमोबाइल की पढ़ाई कर रहा है। उसने इसी सत्र 2016 में विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। 1 सितंबर को छात्र ग्रेटर नोएडा के आर्यन छात्रावास में शिफ्ट हुआ था। 30 सितंबर की रात मेस में खाना खाने के बाद उसको लिफ्ट में दूसरे कॉलेज के सीनियर छात्र मिले। सीनियर ने इंजीनियरिंग के छात्र को डीओ स्प्रे लगाने के लिए मजबूर किया। जूनियर छात्र ने मना किया तो आरोपी सीनियर छात्र उसे अपने कमरे में ले गए और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित छात्र ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। छात्र के परिजन 2 अक्टूबर की सुबह ग्रेटर नोएडा पहुंचे और मामले की शिकायत नॉलेज पार्क पुलिस से की। पुलिस ने छात्र का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के हॉस्टल में था। कल रात को मेरे साथ हादसा हुआ। मैं लिफ्ट में जा रहा था, 2 लड़कों ने मुझे अपने रूम में खींचा और मुझे सीनियर होने का मुझे जूनियर होने के वजह से मेरे साथ रैगिंग करने लगे। पहले तो उन्होंने हाथ पैर से मारा, उसके बाद बेल्ट से मारे, जिसके निशान मेरे पीठ में भी हैं अभी। और मेरे को 10 बजे से मारना चालू किया था इन लोगों ने। रात को 1 बजे तक मारते रहे और फिर मुझे कहा कि यहीं पे सो जाओ। लेकिन जब मैंने मना किया कि मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तब इन्होंने मुझे यकीन किया और मुझे जाने दिया। मैं कानपुर में रहने वाला हूँ, कानपुर में था। जब 4 बजे के आसपास बच्चे ने फिर उनको एक व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और उसमें बच्चे ने अपनी पीठ दिखाई, जिसमें खून बिल्कुल बुरी तरीके से मारा गया था और बच्चा न बोलने की हालत में था, न किसी भी हालत में था। फिर मैं कैसे मैंने ड्राइव किया, मैं कैसे आया, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन मीडिया के सामने आने से पुलिस बच रही है।
वहीं एक बार फिर से नामी विश्वविद्यालय के छात्र के साथ हुई रैगिंग का मामला सामने आने के बाद फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन कब रैगिंग पर रोक लगा पाएगा। के न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से अजब सिंह की रिपोर्ट। तो रैगिंग का जिन रुक रुक कर सामने आते रहता है। सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को पीटते रहते हैं और पीटते भी ऐसे हैं कि बेरहमी से, यानी कि दर्द से कराते हैं जूनियर। कल का इंजीनियर आज करा रहा है क्योंकि सीनियर ने इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया, जो मामला आज हमने आपको दिखाया। इसी पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, फोन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सोच और अपनी समझ को साझा कर सकते हैं। रैगिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? दो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक मेहमान जुड़ रहे हैं, दुर्गेश मिश्रा जी अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, और साथ ही साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ रही हैं सरिता हमारे साथ। बात करेंगे दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, आपके पास आ रहे हैं। रैगिंग को लेकर कई बार हम लोग इस तरीके से इस मंच से सवाल करते हैं। रैगिंग सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत है, आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि रैगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो उस रैगिंग की हद क्या होनी चाहिए? सामान्यतः रैगिंग जो है एक आगे लाइन पे, सामान्यतः रैगिंग एक तरीका है जिसमें सीनियर्स जो होते हैं जूनियर सब छात्रों से जूनियर छात्रों से परिचय लेते हैं, लेकिन ये परिचय का तरीका कुछ विकृत हो चला है। इसमें शारीरिक उत्पीड़न और कई मामलों में यौन उत्पीड़न और जो भी ब्रूटल से ब्रूटल तरीके होते हैं वो सीनियर्स द्वारा अपनाए जाते हैं। इसमें मुख्य विषय ये होता है कि किस तरह जूनियर छात्रों की जो व्यक्तिगत मर्यादा है उसको किस तरह से कुचला जाए, किस तरह से उनकी डिग्निटी को क्रश कर दिया जाए। इस विषय में कानून की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी, और ऐसा छोटे मोटे कॉलेजेस में नहीं होता है, ये होता है हाई लेवल की स्टडीज वाले कॉलेजेस में, मुख्यतः मेडिकल कॉलेजेस में। जी, ये एक प्रकार का अपना वर्चस्व नए लोगों पर कायम करने का तरीका है, और इसके लिए गलत तरीकों का सहायता लिया जाता है। मुख्य विषय होना चाहिए परिचय एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। इस विषय में कानून की आवश्यकता हुई। सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने इसमें विशेष उपबंध किए। एक संस्था थी विश्व जागृति, कुछ इस तरह से नाम था, विश्व जागृति मिशन, वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइंस तय करने का आदेश एचआरडी मिनिस्ट्री को दिया। कुल मिला के ये तो हुआ कानूनी विषय, लेकिन व्यावहारिक विषय ये है कि माता पिता द्वारा, पेरेंट्स द्वारा बच्चियर बनाने के लिए इतना अधिक दबाव डालना कि जब बच्चे किसी कॉलेज में जाते हैं और उनके साथ अमर्यादित हरकतें की जाती हैं तो वो सोचते हैं कि इसका विरोध करने पर उनका कैरियर प्रभावित हो सकता है, अन्य कई समस्याएं आ सकती हैं, माता पिता के सपनों का क्या होगा। तो कभी बच्चों पे इस तरह के सपने नहीं लादे जाने चाहिए। अगर कहीं उनकी मर्यादा, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उन्हें विरोध करने देना चाहिए। विरोध जब अत्याचार की कोई सीमा नहीं है तो विरोध की भी सीमा निश्चित नहीं की जानी चाहिए। अत्याचार अत्याचार है जी। और इस पे मुख्य विषय जो परिचय का है, परिचय नहीं मिश्रा जी, आप भी कॉलेज गए होंगे, आप भी कॉलेज गए होंगे। एक लड़के की बात, आप ऐसी जगहों पर सोचिए जहां पर ये महिलाओं के साथ होगी, कानून की पढ़ाई की होगी, उस दौर में और आज के दौर में कुछ अंतर है। उस दौर में भी परिचय होता होगा, आपका नाम क्या है, आप कौन से जिले से हो, आपका ऐसे ऐसे व्यवहार होता था, सीनियर जूनियर की हेल्प करता था ताकि उस जूनियर को सहायता मिले, वो जूनियर भी अच्छा कर पाए। कुछ होता होगा, कुछ फर्क देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल होता था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वहाँ का माहौल इतना अधिक गंदा नहीं। मैंने जो बताया ना कि ये बहुत हाई लेवल के स्टडीज वाले कोर्सेज में होता है, बीटेक में, एमबीबीएस के कोर्सेज में वहाँ होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोग लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं, लॉ की पढ़ाई करने वाले या अन्य कोर्सेज में पढ़ाई करने वाले, उनके ऊपर इतना कोई बहुत दबाव नहीं होता, अत्याचार को जल्दी सहन भी नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ माता पिता ने ज्यादा दबाव डाला, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, अत्याचार सहने के लिए आप उनको तैयार करते हैं। नहीं, बदलाव क्या है? और जब वो परिचय देने का अंदाज बदल गया, लेने का अंदाज बदल गया है क्या? ये जानना चाह रहे हैं आप? जी, हाँ, आप
जब काफी सख्ती हुई है तो काफी समय से अलोकप्रिय हुआ है ये रैगिंग, लेकिन इसको थोड़ा और दबाने की आवश्यकता है। और जी, दबाने पेरेंट्स के द्वारा, विद्यालयों के प्रशासन द्वारा लोगों को मर्यादित आचरण की सीमा जानना चाहेंगे, कुछ कानून को लेकर भी जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस तरह की बात करता है वो भी आपसे जानना चाहेंगे मिश्रा जी हम। लेकिन सरिता जुड़ी हुई है हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ। सरिता, आपके पास आ रहे हैं, कॉलेज है और तमाम लोग कॉलेज का रुख करते हैं स्कूल के बाद, और लालसा होती है मन में कि कॉलेज की दुनिया कैसी होगी और ड्रेस से निजात मिलेगी तो रंग बिरंगे कपड़ों में हम लोग कॉलेज में जाएंगे, बेहतर पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे या किसी और मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज के दौर में सबसे पहले कॉलेज में कदम रखते नहीं है तो सीनियर जो होते हैं वो जूनियर को इस तरीके से रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करते हैं कि वो भूल जाता है और कहता है स्कूल ही ठीक था। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि नए नए बच्चे नए स्कूलों में जाते हैं, वहां उनके सपने होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रैगिंग के चक्कर में उनको सारे ख्वाहिशें, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे ये जो मामला है नोएडा का, इसके सीनियर्स ने उस बच्चे, पीड़ित बच्चे को इतना पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, उसे पीटते गए और इसके साथ ही उन्होंने पीटते पीटते इसके साथ उसका वीडियो भी बनाया और उसे वायरल किया। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित बच्चे के साथ या उन सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी है जो बहुत बड़े अच्छे सुंदर सुंदर सपने लेकर आते हैं और एक सुनहरे सपने लेकर इंजीनियरिंग के कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा होता है, उनके जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, रैगिंग करते हैं। वैसे नोएडा में आम चीजें होती जा रही हैं। वैसे सरकार की तरफ से हमेशा से कहा जाता है कि एंटी रैगिंग सेल बनाया जाएगा, बच्चों की इसमें उनको सहूलियत दी जाएगी, लेकिन इसके सीधे उल्टा होता है कि बच्चों को इसके विपरीत रैगिंग का सामना करना पड़ता है। जो मामला जो भी सामने आया है ग्रेटर नोएडा का, ये जो पीड़ित बच्चा है वो कानपुर से यहाँ इंजीनियरिंग के कॉलेज में दाखिला लेने आया था और उल्टा उसके साथ 30 सितंबर को उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, रैगिंग की और उसे इतना पीटा, रॉड से पीटा, बेल्ट से पीटा और इतना पीटा कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद वो उसने 2-3 दिन किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर हाल में उसने 2 तारीख को जाके अपने परिजनों को सारी वारदात बताई। फिर वो पुलिस के पास गए और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम को इतने गंभीरता से नहीं ले रही है। उसने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, मामला दर्ज कर लेंगे और आपका मेडिकल करा के उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि वो अगर नए स्कूलों में जा रहे हैं, नए परिवेश में जा रहे हैं, वहां दाखिला ले रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अपने आप को वहां कंफर्ट कैसे फील करें, अब अपने जो सीनियर है उनके सामने अपना बर्ताव कैसे बदले। जी, अपना बर्ताव कैसे बदलें। सही था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये परिचय देने का ये रिवाज तो पहले था, पहले जो नाम जिला जाता था, अब तो पहले तो ये होता था कि एक प्रदेश के बच्चे एक प्रदेश में पढ़ते थे, लेकिन आज पूरे देश के बच्चे पूरे देश के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपसे जानेंगे एक सवाल का जवाब। तो रैगिंग का जिन रुक कर बोतल से तो बाहर नहीं निकलता, कॉलेजों से बाहर जरूर निकल जाता है, हम तक पहुंच जाता है और हम उस पर बात करना चाहते हैं। आखिर रैगिंग खत्म क्यों नहीं होती, इस पर रोक क्यों नहीं लगती? क्योंकि रैगिंग का तरीका बदलता जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है कि पूरा शरीर नीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था, तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था, एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा गया। तो 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश मिश्रा जी अधिवक्ता हाईकोर्ट के हैं, वो जुड़े हुए हैं। कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सरिता हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई है। सरिता से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सरिता, हम लोग देख रहे हैं कि परिचय का अब बदलाव हो रहा है। परिचय देने में जिला नाम नहीं पूछा जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, अश्लीलता शुरू हो जाती है। क्या समझा जाए इसको? एक तो यह है कि कोई प्रशासन, जैसे तुमने बताया, पुलिस प्रशासन कोई गौर नहीं करता अगर रैगिंग का मामला उनके पास लेके जाते हैं। कॉलेज प्रशासन की बात की जाए तो वो कहता है जी नहीं जी, हमारे कॉलेज में होता ही नहीं है रैगिंग का, कोई इस तरह का कोई जिन है ही नहीं यहां। लेकिन परिचय देने का अंदाज बदल रहा है, ऐसा क्यों?
जी रोतेला जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें जो रैगिंग का जो मामला आता है उसमें बड़े ओहदे के लोग होते हैं वो गरीब लोगों पे ज्यादा हावी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मामला सबसे ज्यादा जो अभी जो नोएडा का मामला आया है उसमें जिस लड़के ने पीड़ित के साथ रैगिंग की है वो जिला अधिकारी का बेटा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे औधा जो है वो बीच में आ गया है। औधे के बल पे जो छात्र हैं वो छोटे छात्रों की रैगिंग करते हैं। अभी हाल ही में डीपीएस नोएडा में जो एक मामला आया था रैगिंग का, उसको लेकर मानव अधिकार आयोग ने मीटिंग की थी। इस मीटिंग में एसपी नोएडा, एसएसपी, मुख्य सचिव सभी शामिल हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि क्या बोलते हर प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूलों में एंटी रैगिंग सेल का निर्माण हो, समिति बने, ताकि कोई भी अगर छात्र इस चीज से पीड़ित है, रैगिंग से पीड़ित है, तो जाके अपनी वहां गुहार लगा सकता है। लेकिन हमारी टीम ने यहाँ नोएडा में अधिकतर कॉलेज का जायजा लिया, लेकिन वहां पे एंटी रैगिंग जो सेल के बात की गई है वो बहुत ही कम ही स्कूलों में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने वाली ही बात है। जब इस मामले को लेकर पुलिस से बात की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हाँ ठीक है, हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, पहले मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये ऊंचे ओहदे का ही प्रेशर है जिसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर बचती नजर आती है। पुलिस बचती नजर नोएडा में पहला मामला नहीं है, नोएडा में आए दिन नए नए मामले आते रहते हैं। अभी अमेठी यूनिवर्सिटी में भी एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। तो ये कहने को नहीं है कि रैगिंग का मामला पहला मामला है। नोएडा से और देश के कई राज्यों में रैगिंग के मामले लगातार आ रहे हैं। हाँ, रैगिंग का अनुपात कम हुआ है लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ है। जी रुक कर बाहर आता है। मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। सरिता ने भी बहुत वाजिब बात बोली और यह अक्सर देखा जाता है जब भी किसी छात्र के साथ रैगिंग होती है, उसके साथ इस तरह की हरकतें होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। देखिए, इस मामले पर ना तो कॉलेज प्रशासन कोई संज्ञान लेता है, इस मामले को गंभीरता से लेता है, या एक तो डर के मारे वो बताता नहीं है। छात्र अगर ज्यादा ही पीड़ा उसको हो गई, ज्यादा ही दर्द से करा रहा है तो वो गुहार लगाता है, पुलिस के पास जाता है। लेकिन पुलिस वाले भी इसे हंसी मजाक में टाल देते हैं रैगिंग वाले मामले को। ये बहुत गंभीर है। हेलो जी मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सवाल पहुंचा है? हेलो, हाँ, कुछ एक बार और स्पष्ट कर दें। मिश्रा जी ये जानना चाह रहे हैं रैगिंग का मामला, प्रश्न को और स्पष्ट कर दें। हाँ बता रहे, रैगिंग का मामला जो है, जब कोई बच्चा प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, मारा उसको जाता है, इस मामले में एक तो वो शिकायत करने से डरता है। अगर उसने हिम्मत दिखाकर, दिलेरी दिखाकर शिकायत कॉलेज प्रशासन से की तो वो गंभीरता से इस मामले को नहीं लेता। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले भी हंसी मजाक में से टाल देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? गंभीरता से लेना चाहिए? भैया आवाज, चलिए आएंगे आपके पास, सरिता के पास वापस जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरीके की आज की परिपाटी हो गई है, आज का चलन हो गया है, आज का व्यस्ततम जो दौर है, उस दौर में सरिता हम आपके पास आ रहे हैं। और सवाल यही है कि हर कोई ये चाहता है, देश का हर बच्चा ये चाहता है कि वो पढ़े लिखे अपना नाम रोशन करे और जिस फील्ड में वो नाम कमाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लॉयर बनना चाहता है तो वो कानून की पढ़ाई करे। लेकिन ऐसे में ये समझा जाए कि ये बच्चों के लिए चुनौतियां भी हैं और किस तरीके से ये सीनियर बच्चे सोचते हैं जूनियर बच्चों के बारे में कि इस तरह से करेंगे तो अच्छा होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है, किस तरीके से समझा जाए? आप भी युवा हैं, आप भी कॉलेज गई होंगी, कॉलेज में रही होंगी, पढ़ाई की होगी, किस तरीके से इसको समझे हम? जी, ये छात्रों के लिए, जो नए छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जिसका वो सामना न कर पाए। अगर आप कॉलेजों में दाखिला ले रहे हो, अगर आपके सीनियर आपके साथ बदतमीजी करते हैं, रैगिंग करते हैं, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। आप पुलिस प्रशासन के पास जा सकते हो, कॉलेज प्रशासन के साथ जाके अपनी गुहार लगा सकते हो। ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे चुपचाप बैठ के वो चीजें सह लेते हैं, रैगिंग सह लेते हैं, अपने सीनियर्स की बदतमीजियां सह लेते हैं। तो ये बदतमीजियां जो बड़े सीनियर्स की जो उनकी रैगिंग है, ये रैगिंग को बढ़ावा ही कहीं ना कहीं दे रही है कि छात्र, अगर जो छात्र उनकी रैगिंग को सह लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, अपने परिवार से बताते हैं और उस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं रैगिंग का सबसे बड़ा विरोध यही होता है। यहीं पे हम चूक जाते हैं कि अगर हम रैगिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये उनको बढ़ावा देने वाली ही बात होती है। बढ़ावा देने वाली बात होती है। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बात करेंगे रैगिंग पर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कानपुर से हमारे सहयोगी रामजी शर्मा भी हमारे साथ होंगे। रैगिंग पर वो भी बात करेंगे क्योंकि कानपुर में भी
कई दफा देखा गया है कि रैगिंग के मामले सामने आए हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो रैगिंग के जिन को लेकर चर्चा भी लंबी होती जा रही है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। डीके जी, आप अभी भी जुड़े हैं, रैगिंग को लेकर बात हो रही है, तो सवाल यह है कि रैगिंग हो रही है और ऐसी हो रही है कि बहुत पीड़ा हो रही है छात्रों को, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कानून बना देता है, लेकिन इसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी तो उस इंस्टीट्यूशन और उस स्टेट गवर्नमेंट की है जी। तो जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन न हो जाए तब तक आप रैगिंग को नहीं रोक सकते। हमेशा बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे रहते हैं कि रैगिंग नहीं होगी, होगी तो सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सभी इंस्टीट्यूशंस में ये रेगुलर मामले पाए जा रहे हैं। जब कोई मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मीडिया की जानकारी में आ जाता है और तब थोड़ी मोड़ी कार्रवाई हो जाती है। जो आप इस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, इतनी बर्बरता पूर्वक उसको पीटा गया है, तो ये क्या इंस्टीट्यूशन की संज्ञान में नहीं है? ये क्या वहां की पुलिस की संज्ञान में नहीं है? ये स्टेट गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी है कि अपने इंस्टीट्यूट जितने उनके अंडर में है उनमें उसको इम्प्लीमेंट करें और सख्त कार्रवाई करें। अगर कोई आदमी फोन कर दे, एसएमएस भी कर दे, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उस स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये ज्यादा हो रहा है उसके पीछे यह है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जी, चलिए डीके जी आएंगे आपके पास हम। जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। राम जी, रैगिंग को लेकर ऐसा मामला तो है नहीं, हम पहली बार दिखा रहे हैं, हमारे सामने पहली बार ये मामला आया है। कई बार हम दिखा चुके हैं और कई बार सवाल भी इस पर खड़े कर चुके हैं और अलग अलग लोगों की राय भी ले चुके हैं कि रैगिंग कितनी सही, कितनी गलत और किस तरीके से होनी चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए। लेकिन क्या समझा जाए, किस तरीके से समझें? जो एक बच्चे के साथ हुआ है, एक छात्र के साथ हुआ है, इंजीनियर था, कल का बनने जा रहा था, लेकिन इतना बेरहमी से पीटा कि पूरा का पूरा उसका पीठ नीला पड़ गया। रैगिंग एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात यह कि नोएडा के जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ अमन को साथ जो घटना हुई है, ये इतनी बड़ी घटना है जब पूरा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। ना तो पुलिस सुनवाई कर रही है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई अधिकारी। सिर्फ एक आश्वासन मिलता है जो हमेशा से रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, सख्ती करी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। एंटी रैगिंग सेल बनाया गया था कि इन पर कड़ी कार्रवाई होगी और रैगिंग करने वाले छात्रों को बर्खास्त तक किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। शायद इस रैगिंग के आगे बड़े जो भी नियम कानून बने हैं वो सभी फेल साबित हो रहे हैं। अमन जिसके साथ ये घटना हुई है उसका परिवार पूरा दहशत में है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर में रह रहे परिवार पूरी तरह दहशत में, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इनका इसे इतना कहना है कि पूरे मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि उन्हीं के बेटे पर एक सख्ती की जाए। इस वजह से वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और डरे हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस जब इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं कर रही तो वो आगे आकर क्या करेंगे। ये कोई रैगिंग का नोएडा में जो मामला हुआ ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर में भी कई ऐसे मामले प्रकाश में आ चुके हैं और हर बार कार्रवाई के लिए कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रैगिंग का मामला प्रकाश में आया जिसमें गोली तक चली। कुछ दिन पहले का ही मामला ही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ समझौता करा दिया दबाव बना करके। आखिर ये रैगिंग कब रुकेगी, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस इसमें हाथ खींच देती है। उनका कहना होता है कि कॉलेज प्रशासन अगर इस पर कोई कार्रवाई करेगा तो ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो इस रैगिंग को रोक सकती है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे हटती है। जी पंकज जी। जी राम जी, ये जानना चाह रहे हैं, परिवार से आपने मुलाकात की, परिवार वालों से आपने बात की। कानपुर का ये बच्चा पढ़ने के लिए नोएडा गया हुआ है, पढ़ने के लिए बाहर दिल्ली भी जाते हैं, पढ़ने के लिए उत्तराखंड भी जाते हैं, पढ़ने के लिए लखनऊ भी जाते हैं, अलग अलग शहरों में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। कुछ डर लग रहा था कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था और उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। बोले तो नहीं होंगे, लेकिन चेहरे भी कुछ बयां कर जाते हैं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। अमन के साथ जो घटना नोएडा में हुई है उससे पूरा परिवार दहशत में है। वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता। हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि वो कुछ भी बोले, लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नोएडा भेजा था कि वो कुछ बनेगा, लेकिन जिस तरह घटना हुई है उससे वो डरे। वो ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब वो ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भेजे या ना भेजे, ये उनके लिए सवाल बना हुआ है। उनका कहना है कि जिस बच्चे को इतना बनने के लिए कुछ भेजा गया था, लेकिन आज वो दहशत में है। वो मीडिया के सामने आना ही नहीं चाह रहा है, ना ही उनके परिवार कुछ भी बोलना चाहते हैं। जी पंकज जी। राम जी, क्या परिवार वापस कानपुर आ चुका है? उनके पिताजी, उनका परिवार गया था नोएडा? जी हाँ, उनके पिता कानपुर घर वापस आ चुके हैं, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही कहना है, जब पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है तो वो सामने क्या करेंगे आके। ठीक है, मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं, कानून के जानकार आप हैं, और ऐसे मामलों पर कॉलेज प्रशासन गंभीर नहीं होता है, पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं होता है, हंसी मजाक में इसको टाल दिया जाता है, अरे रैगिंग ही तो है, अरे कर दिया होगा सीनियर ने जूनियर के खिलाफ। हालांकि थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत रौब रहता है सीनियर का, और ये होना भी चाहिए ताकि वो जूनियर इज्जत करे सीनियर की, लेकिन इतनी बेरहमी से नहीं होना चाहिए। कानूनी दायरे में क्या कुछ होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन क्या कुछ ऐसा कानून बनाए, और किस तरीके से पुलिस इन मामलों को संज्ञान में ले। हेलो, ऐसा है कि ये मामला बहुत। हेलो जी जी, अपनी बात रखें। हेलो मिश्रा जी, हेलो। प्रशासन चाहे कॉलेज का हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनका दोनों का तरीका एक ही है, क्राइम कंट्रोल का, कि क्राइम आप दर्ज ही न करें, उसका संज्ञान ही ना लें, और बता दें कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से कार्यों से बच के, और हम इस पे कभी कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। विद्यालय की जिम्मेदारी है कि इसके लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाए, समय समय पर पुराने छात्रों के इसके बारे में ताकीद करता रहे, सूचना देता रहे उनके माता पिता को। नहीं, एक चीज और है मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कहा है, उसमें क्या कुछ कहा गया है रैगिंग को लेकर? क्या कॉलेज प्रशासन को भी कुछ नसीहत दी गई है, कुछ हिदायत दी गई है कि कॉलेज प्रशासन भी इस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए कुछ करे, कुछ कड़े कानून बनाए, कुछ इस तरह के सेल्स का निर्माण करे, एंटी रैगिंग सेल्स बनाए कॉलेज के अंदर जो ध्यान दे ऐसे मामलों पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, पूरी तरह से कॉलेज को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बाकी जो पीड़ित है उसको तो कदम कुछ उठाना ही पड़ेगा। कॉलेजेस के लिए कहा गया कि आप एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाइए, समय समय पर आप रेड डालिए, छापा मारिए हॉस्टल्स पे, और फोन पे सीनियर्स के माता पिता को सूचनाएं देते रहे इसके बारे में। 24 ऐसी कोई घटना होने पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन ये, कॉलेज का प्रशासन ये स्वीकार करेगा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो बदनामी होगी, इस डर से कोई इन घटनाओं को स्वीकार ही नहीं करता है। अब जब कॉलेज प्रशासन जाएगा नहीं, अगर मान लिया कोई लड़का स्टूडेंट सीधे जाता है पुलिस के पास जी, तब कॉलेज प्रशासन उसे हैरेस करता है, क्योंकि उसके जाने से, उस पर पुलिस की कार्रवाई से, मीडिया में आने से कॉलेज की बदनामी हो सकती है, इसलिए उसी को हैरेस किया जाता है। इस प्रकार के दबाव में छात्र अगर कोई थोड़ा बहुत विरोध करता भी तो फिर वो शांत हो जाता है। पुलिस का ये है कि पुलिस भी सोचती है कि अगर शिकायत आएगी, हम दर्ज करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, काम बढ़ेगा, इसलिए वो कहती है साहब कि कॉलेज प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा तभी हम कुछ करेंगे, और अन्यथा शिकायत तो इस देश में बड़े बड़े घटनाओं की दर्ज करने में लाले पड़ जाते हैं। ये तो रैगिंग है, पुलिस ऐसा कहती है, बहुत बड़े बड़े काम है, और हम ये कहाँ रैगिंग पे घूमते हैं। कॉलेज का प्रशासन आ रहे हैं आपके पास। कॉलेज प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। डीके जी, लेकिन इसमें पिस रहा डीके जी आ रहे, मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं हम। डीके जी, एक बात बताइएगा, पुलिस प्रशासन और पता लगता है नहीं संज्ञान लेता, कॉलेज प्रशासन नहीं संज्ञान लेता,
सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ऐसे मामलों पर नकेल कसनी चाहिए, ऐसे मामलों के लिए कॉलेज प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए। हाईकोर्ट भी ये कहता है और तमाम समाज सेवी भी ये कहते हैं रैगिंग नहीं होनी चाहिए और इतनी गंदी तरह की रैगिंग तो कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कानूनों की अनदेखी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी नहीं है, हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी नहीं है। ये कॉलेज अपने प्रचार में, अपनी भागे दौड़ी में जिस तरीके से होड़ मची रहती है कॉलेजों में कि मेरे वहां बच्चे ज्यादा रहेंगे, मेरे यहाँ का रिजल्ट अच्छा रहेगा, मेरे यहाँ ये होगा, उस भागा दौड़ी में कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा कानून के साथ। चार्जशीट फाइल कर दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, थोड़ा मोड़ा हड़का दिया जिन्होंने रैगिंग की थी, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको रैगिंग कंट्रोल करना है तो इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में रैगिंग के मामले पाए जाए उस कॉलेज की एफिलिएशन रद्द हो। जब कॉलेज को खुद डर होगा तो अपने यहाँ रैगिंग कंट्रोल कर लेगी। हर साल जो इतने बच्चे रैगिंग की वजह से सुसाइड करते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो फ्रस्ट्रेट होकर वापस चले जाते हैं, इनका जिम्मेदार खाली रैगिंग है, वो इंस्टीट्यूशन है। और सभी कॉलेजेस में कहीं थोड़ा कम कहीं ज्यादा रैगिंग होती है और रैगिंग की वजह से बच्चों का पूरा करियर खत्म हो जाता है। तो जब तक इस बात की जिम्मेदारी नहीं होगी कि कॉलेज के ऊपर भी कुछ लगाम लगी है, तब तक रैगिंग को नहीं। डीके सिंह जी, कौन लगाएगा लगाम? कौन लगाएगा लगाम? सवाल तो यही है कि कौन लगाएगा लगाम। सरिता हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ दिल्ली से। सरिता, अलग अलग कॉलेजों में उन्होंने देखा भी है कॉलेजों को और वहां पर जाकर वो ये जानकारी भी जुटाती हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस नोएडा में हैं, बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली में हैं। सरिता, आप गई होंगी, आपने बच्चों से बात भी की होगी, किस तरह की मनोस्थिति हो जाती है बच्चों की जो बच्चे रैगिंग फेस करते हैं और आगे जाके वो सीनियर बनते हैं? और ये कहावत कही गई है कि जो सीनियर बनेगा वो जूनियर की रैगिंग करेगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जी, कहीं ना कहीं बच्चों में इस रैगिंग की वजह से हीन भावना आ जाती है। जो सीनियर्स बच्चों की तरफ से छोटे बच्चे, उनके जो जूनियर बच्चे जो रैगिंग जिनके साथ किया जाता है वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने सारे सपने एक किनारे रखकर वो दूसरी तरफ रुख करते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है। ऐसे कई मामले आते हैं कि रैगिंग की वजह से कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं या स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ के बाहर चले आते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को, जैसे रैगिंग को अगर हमें खत्म करना है तो हमें सबसे पहले होना होगा, छात्र से लेके स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको जागरूक होना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। अगर हमें रैगिंग को खत्म करना है, एंटी रैगिंग सेल बनाना चाहिए जिससे छात्र जाकर उनकी मदद ले सके, जिनके साथ रैगिंग हो रही है, जो इस चीज से परेशान है, वो जाके उनसे मदद ले सकते हैं। और पुलिस को भी इस चीज में सबसे ज्यादा सतर्क होना होगा। उन्हें अगर उनके पास कोई पीड़ित छात्र आ रहा है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई करनी होगी, उनके परिजन से मिलना होगा और जाके कॉलेज प्रशासन से मिलना होगा और इस क्षेत्र में पहल करनी होगी। तब जाके जो रैगिंग का जो जिन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाएगा। रैगिंग का जिन खत्म होगा यानी कि कानून बनने के बाद ही, कुछ सख्त कदम उठाने के बाद ही। मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं और ये कानून की बात होती है, एंटी रैगिंग सेल्स की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं बार बार कि कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन कभी ये नहीं बताता कि उसके कॉलेज में रैगिंग होती है, क्योंकि अगर बताएगा तो उसका कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि कानूनों की अनदेखी हो रही है, कानूनों को दरकिनार किया जा रहा है? इस भागम भाग में कॉलेज तमाम छात्रों के साथ इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उसका जिम्मेदार है? जी बिल्कुल जिम्मेदार है। अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए वो छात्रों की जिंदगी से खेलते हैं, उनके कैरियर से खेलते हैं। और पुलिस प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, ये सब एक तरीके से ये हो गया कि इनको अपना स्कोर, अपना कैरियर बनाए रखना है। अपना कैरियर, अगर शिकायतें ज्यादा दर्ज होंगी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, पूछताछ होगी। कानून पर्याप्त हैं, कानून जितने हैं पर्याप्त हैं, सिर्फ उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मिश्रा जी आ रहे हैं आपके पास, डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, एनआईयू के वीसी हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है के न्यूज में आपका। एक मामला संज्ञान में आया रैगिंग का आपके यहां से, क्या आपके संज्ञान में भी मामला है? इस तरह के मामले कॉलेज में होते रहते हैं क्या? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? 5 साल से तो मैं इस कॉलेज से जुड़ा हूं। यहाँ आज तक कॉलेज के अंदर कोई रैगिंग की घटना नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की
पॉलिसी है रैगिंग के प्रति, और हम लोग इस बारे में बहुत कठोर रुख अपनाते हैं। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो एफआईआर, एक्सपल्शन और जो भी प्रभावी कार्रवाई होती है वो की जाती है। वर्तमान प्रकरण एक प्राइवेट हॉस्टल का है और बाहरी स्टूडेंट्स के माध्यम से, लेकिन हमारी नैतिक जो जिम्मेदारी है कि पीड़ित बच्चे के बगल में खड़ा होना और उसकी हर संभव नैतिक, वैधानिक और अन्य सहायता जो दी जा सकती है वो हम हमेशा देते रहेंगे। इस वर्तमान प्रकरण में एफआईआर में हीला हवाला हुआ है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एफआईआर हो और तथाकथित प्रभावशाली जो आतताई बच्चे हैं उनके विरुद्ध भी ठोस वैधानिक कार्रवाई हो। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने जो कि आक्रामक पक्ष का था ये दावा किया कि उसके पिताजी बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको एक चुनौती के रूप में लेकर के, चाहे वो कोई भी हो, अगर किया है तो एनआईयू पूरी मदद करेगी अपने बच्चे की जिसके साथ रैगिंग हुई है। ये मामला 30 तारीख का है डॉक्टर साहब, और 30 तारीख के बाद से क्या आप लोगों ने कोई संज्ञान लिया है, छात्र से बात की है? इसके माता पिता ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, क्या आपकी तरफ से भी कुछ हुआ है इस मामले पर? हुआ है कि जब ये हमारे प्रकरण में जब ये मिसेस कुमकुम दीवान को आज मालूम पड़ा है तो आज से ही यूनिवर्सिटी ने इसमें कार्रवाई अपने स्तर पे शुरू की है। विभिन्न स्तर पे पुलिस अधिकारियों से संपर्क, उनसे अनुरोध, और अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो लखनऊ में भी पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव गृह के यहाँ भी आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विक्रम सिंह जी, एक आप इस संस्थान के वीसी हैं, एक जिम्मेदार आप यहाँ पर पद पर हैं। किस तरीके से आज के दौर में जिस तरीके से रैगिंग आप कह रहे हैं आपके कॉलेज में नहीं है, ये छात्रावास में हुआ है, और छात्रावास में हो सकता है प्राइवेट छात्रावास है, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे भी वहां रहते होंगे, लेकिन रैगिंग वाले मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे? रैगिंग हो रही है, इस बच्चे को जिस तरीके से पीटा है, जो खबर हमारे पास आई, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से पीटा है, पूरा पीठ उसका नीला पड़ा हुआ है, इतने गंदे तरीके से पीटा हुआ है। और आप तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर भी रह चुके हैं, किस तरीके से इस मामले को अब रैगिंग के मामलों को कम किया जाए, लगाम लगे इन पर? देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। भले ही मैं यूनिवर्सिटी का हूँ, हॉस्टल का जो है उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और उसके यहाँ सारे बच्चों करके हॉस्टल वाले की जिम्मेदारी थी कि जब माता पिता इतना पैसा दे करके हॉस्टल में अपने बच्चे को डालते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे वहाँ सुरक्षित रहते हैं। मैं यहाँ एनआईयू में 5 साल से हूँ, हमारे यहाँ 25-26 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं और एक से एक जगह के बच्चे भी हैं, लेकिन हमारे को रैगिंग की कोई शिकायत आई नहीं, क्योंकि डे 1 को पहली बार जब हम देते हैं तो शपथ पत्र बनवाते हैं। उनको मैं स्वयं सचेत करता हूँ कि अगर आपने रैगिंग की, जांच बाद में, पहले आप बाहर होंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। और ये मान के चलिएगा कि दुस्साहस किया, आप दोबारा इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं आ सकते। तीसरी चीज, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसको लाइटली न लें, चाहे अभिभावक, चाहे एनआईयू, चाहे वो हॉस्टल वाले हों, एक ऐसी कार्रवाई करें, एक नजीर कायम करें कि दोबारा कोई दुस्साहस न करें। डॉक्टर साहब, आप एक यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते, अब ये छात्र तो आपके कॉलेज का है और जाहिर सी बात है कि आपके सानिध्य में पढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा। किस तरह से आप लोग अब मदद करेंगे इसकी? क्योंकि मामला हमने भी आपके संज्ञान में डाल दिया है, हम दिखा भी रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से इसे पीटा गया है, छात्र आपके कॉलेज का है, किस तरीके से मदद होगी आपके द्वारा? मैंने पहले भी अनुरोध किया था और पुनः निवेदन कर रहा हूं कि ये अगर हमारा बच्चा अगर हुआ है तो इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। जिस स्तर पे भी जहां भी जाकर के पैरवी करनी होगी, गिरफ्तारी करवानी होगी, चाहे डीजी से मिलकर के, प्रमुख सचिव गृह से मिलकर के, इसमें गिरफ्तारी के बारे में कार्रवाई कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमें तक बताने के लिए और ये चीजें करने के लिए कि एक छात्र के साथ अगर इस तरह की होती है, उनके कॉलेज का अगर वो छात्र होता है तो उसकी वो हर संभव मदद करेंगे। लेकिन ये छात्रावास का मामला है, यानी कि कॉलेज में तो रैगिंग कॉलेज में तो होती है, छात्रावास में भी होने लगी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो रैगिंग को लेकर बात हो रही है। एक मामला सामने आया तो आपसे साझा करने का मन किया और साझा कर भी रहे हैं, क्योंकि ये मामला ही इतना गंभीर है। बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ कॉलेजों में रैगिंग होती है, साथ ही साथ जहां छात्रावास में वो रहते हैं, हॉस्टल में वो रहते हैं, वहां पर भी उनके साथ रैगिंग होती है। और इसी रैगिंग की वजह से एक छात्र को बहुत ज्यादा पीड़ा आज उठानी पड़ रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, समय हमारे पास कम है, इसलिए छोटे छोटे शब्दों में हम जानना चाहेंगे। दुर्गेश मिश्रा जी, आपके पास आ रहे हैं, छोटे शब्दों में बताइएगा,
इस रैगिंग के जिनको किस तरीके से जड़ से खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से अब कानून बनना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है, हाई कोर्ट ने कह तो दिया है, लेकिन उन सबके बावजूद भी ना ये बच्चे मानने वाले हैं, ना ये कॉलेजेस मानने वाले हैं जहां पर रैगिंग होती है। क्या किया जाए अब? इसमें विद्यालय अपने स्तर को बनाए रखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करें, पुलिस को सख्त ताकीद किया जाए कि वो ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लें। क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्राइम को गायब कर देना या उसको मेंशन ना करना, ये पॉलिसी सही नहीं है। उसको शास्ति किया जाए, उस पे दंड कार्रवाई अच्छी, वो रुकेगा। ये नहीं कि आप उसको सोचिए नहीं बोले, ये घटनाएं रोज होती हैं। अब ये मीडिया में आ गया तो माननीय विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि इस पे ये करेंगे वो करेंगे। ये प्रशासन का छोटा सा सिपाही हो चाहे बड़ा सा अफसर हो, सबकी एक ही भाषा होती है। मीडिया में आ जाएगा तो सब करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे, और इसी कारण ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। जरूरी है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। बच्चों के माता पिता, इंस्टीट्यूशंस और पुलिस प्रशासन सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सिंह साहब, यही सवाल आपसे भी है। देखिए, ऐसा है कि विक्रम सिंह साहब यहाँ के डीजीपी रह चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से मिलकर उसको गिरफ्तार कराएंगे। अरे पहले उस बच्चे को अपने यहाँ से एक्सपेल करिए जिसने इनके साथ रैगिंग की है, जिसने इतना भयानक कांड किया है। एक कॉलेज में एक बच्चा जैसे ही एक्सपेल किया गया, वो पूरे के पूरे समाज के लिए एकदम उदाहरण बन जाएगा। कॉलेज में क्या, पूरे प्रदेश में रैगिंग बंद हो जाएगी। अगर आपने पुलिस के पास भेज भी दिया तो कौन सा मैटर बना? 323, 504, 506, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसकी सेम डे बेल हो जाएगी। यहाँ जरूरत इस बात की है कि जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, जब आप उससे अंडरटेकिंग लेते हैं एडमिशन के दिन, तो उसकी एक्चुअल कंप्लायंस करिए। अगर आप कंप्लायंस करेंगे कि यदि कोई बच्चा रैगिंग में पकड़ा जाता है, हम उसको बाहर कर देंगे, उसको पेरेंट्स को बुलाइए, उसको हैंडओवर करिए, हम आपके बच्चे को एक्सपेल करते हैं हमेशा के लिए। आप देखिए कि एक जिले में एक मामला पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई, पूरे प्रदेश में रैगिंग रुक जाएगी। और कॉलेजेस जो इसको रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस को नहीं बताते और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताते, इनके ऊपर जब जिम्मेदारी हो जाएगी कि नहीं साहब हमारी भी मानता खतरे में है, अगर हमारे रैगिंग केसेस पकड़े गए तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो अपने आप ये आपका रैगिंग का जिन बोतल के अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जी, रामजी शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। राम जी, ये समझना जरूरी है कि रैगिंग पर किस तरीके से हम लगाम लगा सकते हैं, क्या ऐसे उपाय किए जाएं, क्योंकि तमाम कॉलेजों में आप गए हैं, वहां की हालत आपने देखी है, वहां क्या कुछ तरीके की व्यवस्थाएं वो आपने देखी हैं? रैगिंग रोकने के लिए सबसे पहले तो स्कूल प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। और अपनी जो एक बात अभी सामने आई है कि स्कूल प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं करता है कि उनके स्कूल बदनामी ना हो। अगर उन्हें बदनामी का डर है तो छात्र का भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता कहीं ना कहीं। इसलिए छात्रों का भविष्य को देखते हुए जो भी रैगिंग कर रहा है उस पर कानून सख्त बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एंटी रैगिंग सेल बनानी चाहिए जो गोपनीय तरीके से मामले की जांच करे और जो भी दोषी छात्र हैं उनका कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये मामला एक नहीं है, हमेशा आता है सीनियर छात्र जूनियर के साथ रैगिंग करते हैं, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं के साथ खिलवाड़ होता है, मारपीट और इस तरह की घटनाओं के लिए कानून सख्त होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी रैगिंग को रोका जा सकता है। जी सही था। सवाल आपसे यही है कि आप भी तमाम कॉलेजों में जाती हैं, आपने देखा होगा, वहां पर जब व्यवस्थाएं देखी होंगी आपने, क्या आपको कहीं पर इस तरह का जो एंटी रैगिंग सेल है, जिस तरह की मांग हो रही है, इस तरह की कोई व्यवस्था देखी गई क्या? वहां पर इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? देश की राजधानी है दिल्ली, नोएडा उससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल जी, जैसे देश की राजधानी नोएडा दिल्ली है यहाँ पे लेकिन जैसे जिस तरह से कहा गया है कि हर कॉलेजेस में एंटी रैगिंग सेल हो, लेकिन हमने जाके जांच की, हम बहुत से कॉलेजेस में गए, हमने वहाँ पे देखा, हम लोगों से बातचीत की, लेकिन हमें पता चला कि जिस हिसाब से आदेश दिए गए हैं कि हर कॉलेजों में एंटी रैगिंग सेल बने,
उस हिसाब से वहां पे एंटी रैगिंग सेल नहीं बने हुए, बहुत कम स्कूलों में देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर हमें रैगिंग को रोकना है तो सबसे पहले हमें एंटी रैगिंग सेल बनाना चाहिए, जिसके बिना पे जो छात्र हैं, जो परेशान छात्र हैं, जिनके साथ रैगिंग होती है, वहां जाकर अपनी मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही जो छात्र रैगिंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस क्षेत्र में, इस लाइन में अगर रैगिंग कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही पुलिस बल को भी इस चीज में अवेयर होना पड़ेगा कि अगर उनके पास कोई छात्र आता है, मदद की गुहार मांगता है, रैगिंग अगर उसके साथ हुई है, तो पुलिस बल को भी इस पर जागरूक होना होगा और इसके साथ साथ छात्रों को भी जागरूक होना होगा। जागरूकता जरूरी है, रैगिंग होती है, जागरूकता जरूरी है। समय कम है हमारे पास। मिश्रा जी, शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सरिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी देनी चाहिए। डीके सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमको देने के लिए। तो रैगिंग और रैगिंग का जिन रुक रुक कर सामने आता रहता है और सवाल करना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि जिस तरह की हालत उस छात्र की थी उस पर सवाल ही हैं। देश बोलेगा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।